क्या आज की कक्षा का विषय है, क्या बीजेपी टूट रही है, क्या बीजेपी कमज़ोर हो रही है। और ये देखने का मैं प्रयास करूंगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल के माध्यम से, जो प्रबंधन के सिद्धांत हैं उसके माध्यम से मैं देखने की कोशिश करूंगा और आप लोगों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि क्या बीजेपी कमज़ोर हो रही है, क्या बीजेपी टूट रही है। देखिए, बीजेपी की जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो शक्ति ये थी कि उनके यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी। नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की जो लीडरशिप है वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। जैसे दूसरी होती है बी गुड अप्रोच वाली लीडरशिप, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, वो थी सॉफ्ट लीडरशिप। जैसे मैनेजमेंट के सिद्धांत मोटे तौर पर 3 प्रकार से आप अपनी संस्था में प्रबंधन कर सकते हैं। एक है कि आप यू बिकम स्ट्रॉन्ग, यू बिकम ए स्ट्रॉन्ग लीडर, और यू बिकम ए सॉफ्ट लीडर। बी गुड अप्रोच, बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच, बी गुड अप्रोच, और तीसरा है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग अप्रोच। बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच का मतलब यह है कि जो लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो डिसेंट को सहन नहीं करती, और जो निर्णय होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। इस अप्रोच के भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी और डिसेंट नहीं होगा और आपसी विरोध नहीं होगा, ऐसी स्थिति में संस्था को चलाने के लिए अगर नेता के पास दूरदृष्टि है तो संस्था को फायदा होगा, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो देश हो, चाहे कुछ भी हो। बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच का ये फायदा है कि उसमें कोई डिसेंट नहीं होती, डिफरेंस ओपिनियन नहीं होता, इसलिए जो शासक चाहता है वो कर सकता है, जैसा मुझे लगता है बीजेपी में हुआ। अटल जी बी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के हामी नहीं थे, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे सॉफ्ट लीडर थे, बी गुड अप्रोच वाले लीडर थे। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और लखनऊ से लोकसभा के सांसद थे, तो वहाँ के पत्रकार, उनके क्षेत्र के लोग उनसे जाके बहस करते थे, उनसे जाके लड़ जाते थे, और अटल जी मुस्कुरा के उनकी बात सुन लेते थे। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ था। अटल जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं इतना बड़ा सांसद हूं और तुम लोग कैसे मेरे से। कोई भी उनसे बात कर सकता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी बात कर सकता था। जैसे आपको शायद पता हो, एक बार जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद पंडित जी कहीं जा रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो एक बहुत बुजुर्ग महिला उनके पास आई और उसने पंडित जी का कॉलर पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि पंडित ये बताओ, तुमने देश को जो आज़ाद हुआ इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो पंडित जी ने कहा, तुम्हें यह फ़ायदा हुआ कि तुम यहाँ देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकते हो। अंग्रेजों के ज़माने में यह संभव नहीं था, लेकिन क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ तुम्हारा अपना प्रधानमंत्री है, तो मेरा कॉलर पकड़ सकते हो, तुम मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो, तुम मुझे गाली दे सकते हो, तुम मुझे प्यार कर सकते हो, जो चाहो तुम कर सकते हो। यही अटल बिहारी वाजपेयी की अप्रोच थी। तो 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी की अप्रोच रही वो बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच की रही। तो इसलिए जो भी उनके मातहत आए उन्होंने वही किया, वही कहा, वही सुना जो कि टॉप लीडरशिप चाहती थी। ये तो फायदे हुए। बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच के जो नुकसान हैं वो ये हैं कि जब लीडर वीक होने लगता है, किसी भी कारण से वीक होने लगता है, तो जो लोग शांत बैठे थे, जो लोग चुप बैठे थे, जो दबाव की वजह से चुप बैठे थे, अपनी आवाज को बंद किए हुए थे, वो रिवोल्ट करते हैं। और जब वो रिवोल्ट करते हैं तो उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है वो ढह जाती है।
जैसा मुझे लग रहा है, जैसे कर्नाटका के इलेक्शन में हुआ, हिमाचल प्रदेश में भी इसके पहले हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हुए जो कि विद्रोही उम्मीदवार थे, जो भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत साल से थे, 30-40 साल से थे, लेकिन वो बीजेपी के अगेंस्ट लड़े। और एक केस में तो माननीय मोदी जी ने फ़ोन भी किया एक विद्रोही उम्मीदवार को कि तुम बैठ जाओ, आपस में बैठ के बात करेंगे। उसने सुनने से इनकार कर दिया और चुनाव लड़ा, और बीजेपी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गई। अब यही स्थिति आप देख रहे हैं कि कर्नाटका में हो रही है, और कर्नाटका में तो बहुत ज़्यादा हो रही है। जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, और दोनों बहुत बड़े नेता हैं, दोनों लिंगायत नेता हैं। और लिंगायत वो कौम है जो कि हमेशा से बीजेपी के साथ, कम से कम पिछले 25-30 साल से तो बीजेपी के साथ ही है। और बीजेपी की शक्ति का अगर कोई कारण है तो वो लिंगायत वोट बैंक है। उन लोगों ने बीजेपी को छोड़ा, और बहुत डिसिडेंस है कर्नाटका के अंदर। 40-50 बीजेपी के बड़े नेताओं ने बीजेपी को छोड़ दिया, क्योंकि लीडरशिप ने यह सोचा, क्योंकि उन्होंने गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था, तो ऐसा वो शायद कर्नाटका में भी कर पाएंगे, नहीं कर पाए, रिवोल्ट हो गया। पहले हिमाचल में हुआ, फिर कर्नाटका में हो गया। तो ये जो अभी तक बीजेपी को फायदा था बी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का, वो अब बी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के नुकसान उसको देखने को मिल रहे हैं। दूसरी अप्रोच, बी गुड अप्रोच। आप अपने मातहतों को, अपने जो अधीन लोग हैं उनको प्यार दें, परिवार के मुखिया की तरह उन्हें ट्रीट करें, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। अब इसके भी फायदे हैं, इसके भी नुकसान हैं। फ़ायदा यह है कि लोग आपको पिता तुल्य समझते हैं, तो आपकी बात मानते हैं, आपका आदर करते हैं, और आपके बुरे समय आता है तब भी आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन इसकी कमजोरी क्या है कि अगर किसी वजह से जो चीज़ों के वो आदी हो गए हैं, जो उन्हें हमेशा से मिलता रहा है, किसी वजह से अगर आप वो उपलब्ध कराने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हें लगता है उनके साथ अन्याय हो रहा है। कहते हैं कि टू मच डेमोक्रेसी इज़ बैड। तो बहुत ज़्यादा अगर आप डेमोक्रेटिक हो जाएंगे तो उसके नुकसान होते हैं कि जब आप कमज़ोर पड़ते हैं या आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो जो लोग आप पे आंख मूंद कर विश्वास करते थे, उन्हें अटपटा लगता है और वो समझ में नहीं आता उन्हें ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हुआ। अटल जी का किसी ने शायद नहीं सोचा होगा 2004 में वो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे या बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटर टाइप होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो दोनों के कुछ फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं। तो शुरुआत में पंडित जी को भी फ़ायदा हुआ, अटल जी को भी फ़ायदा हुआ भी गुड अप्रोच का, लेकिन बाद में उसका नुकसान भी भुगतना पड़ा। मोदी जी को भी स्ट्रॉन्ग अप्रोच का शुरू में फ़ायदा हुआ और बाद में नुकसान झेलना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में नुकसान झेला और अब कर्नाटका में झेल रही है। तो ये जो एक प्रकार का पेंडोरा बॉक्स है, जब तक ये बंद रहता है, जब तक आप दबाव में उनसे काम करा सकते हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे नाव में अगर एक छेद हो गया आप ढक लेंगे, लेकिन अगर वो छेद नहीं ढका गया और बड़ा होता गया तो बहुत फिर नाव को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही स्थिति संस्था की भी होती है, वही स्थिति एक राजनीतिक दल की भी होती है। तो जब तक राजा शक्तिशाली है, डिक्टेटर शक्तिशाली है, वही हिटलर के साथ हुआ, वही मुसोलिनी के साथ हुआ, जब तक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है तब तक सब उसके सामने हिम्मत नहीं करते बोलने की। लेकिन जैसे ही वो कमज़ोर पड़ता है उसकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। अब तीसरी अप्रोच है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग अप्रोच। इम्प्लिसिट बार्गेनिंग का अप्रोच का मतलब ये है कि जो नेता है और उसके मातहत हैं, उनके बीच में एक अंतर संबंध होता है कि तुम मुझसे अच्छे रहो, मैं तुमसे अच्छा रहूंगा, तुम मुझसे बुरे होगे, मैं तुमसे बुरा रहूंगा। और अगर आपस में हम डिस्कस करेंगे, आपस में हम बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे,
मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम मेरी बात सुनोगे, और उसके बाद जब मैं निर्णय ले लूंगा उसके बाद तुम डिसडेंस नहीं दिखाओगे, तुम डिसेंट नहीं दिखाओगे, तुम विरोध नहीं करोगे। फिर तुम्हें आंख मूंद कर नेता की बात माननी होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात सुनी, उसका विश्लेषण किया, विवेचना की, ओपन मीटिंग में की, सबके सामने की, और उसके बाद जब निर्णय नेता ने लिया तो वो शिरोधार्य हो। जैसे चाणक्य ने भी कहा था, बहुत साल पहले कहा था, कि वो राजा हमेशा सुखी होता है जहां मंत्री निर्भीक होकर बोलते हैं। अगर मंत्री निर्भीक होकर बोलेंगे और राजा के सामने निडर होकर बोलेंगे तो सब अपनी अपनी राय देंगे। 20 मंत्री हैं, सब अपनी राय देंगे, राजा सबकी बात सुनेगा, सब विकल्पों पे प्रोज एंड कॉन्स को देखेगा, और उसके बाद जो उसे उचित लगेगा वो निर्णय लेगा, और उसके बाद सब उसको मान जाएंगे। लेकिन अगर राजा नहीं किसी की बात सुनेगा और केवल उसके दिमाग में जो है उसको थोप देगा, तो मंत्री भी कसमसाएंगे कि भाई मैं तो अर्थशास्त्री था, मैं तो सोशल साइंटिस्ट था, और ये जो निर्णय लिया राजा ने गलत लिया, मुझसे पूछ लेता तो मैं इसको सही निर्णय दे देता, मैं तो इसका शुभेच्छु था। लेकिन क्योंकि जब ये मैं इसके सामने बोल नहीं सकता, ये गुस्सा हो जाएगा, और नहीं अगर बोलूंगा इसने नुकसान किया, ये जाने, इसका काम जाने, मेरा तो ये कर्तव्य था नहीं, जब इसने मुझसे पूछा ही नहीं तो मैं क्यों बताता। तो राजा का नुकसान होगा, प्रजा का नुकसान होगा, और समाज का नुकसान होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस समय परिस्थिति बन रही है, वो परिस्थिति में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से शुरुआत हो गई, उत्तरांचल में नहीं हुआ ऐसा, उत्तराखंड में नहीं हुआ, गुजरात में ऐसा नहीं हुआ, जैसा चाहा उन्होंने किया, लेकिन धीरे धीरे बिहार के अंदर भी जनता दल यूनाइटेड ने रिवोल्ट किया, महाराष्ट्र के अंदर भी शिवसेना ने रिवोल्ट किया, पंजाब के अंदर अकाली दल ने रिवोल्ट किया, और अब संजय निषाद जो उत्तर प्रदेश में नेता हैं वो भी बगावती स्वर अपनाए हुए हैं, क्योंकि जब उन्हें लगता है कि राजा कमजोर हो रहा है तो उसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब यह है कि जैसे जैसे बहुत ज्यादा किसी चीज का उपयोग करने लगते हैं, उपभोग करने लगते हैं, तो उसकी शक्ति, उसकी तासीर, उसके लाभ कम होने लगते हैं। जैसे पहले भी कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जयित, माने कोई भी चीज ज्यादा करोगे तो वो नुकसान करना शुरू कर देगी। बीजेपी का जो दूसरा सबसे स्ट्रांग पॉइंट है वो है हिंदुत्व। वो ये मानते हैं कि हिंदुत्व का मतलब ये है कि अल्पसंख्यक को दबा के रखो, उनकी हवा टाइट रखो, उनकी चूड़ी टाइट रखो, ये उनका सिद्धांत है। तो शुरू में जब ये सिद्धांत चलेगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप पहली एक रोटी खाएंगे आपको आनंद आएगा, दूसरी खाएंगे कम आनंद आएगा, 6 खाएंगे उसके बाद आपका मन उबने लगेगा, आप नहीं खा पाएंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब ये 9 साल से हिंदुत्व चल रहा है, तो अभी तक तो लोगों को था कि भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुत्व आएगा तो ये फायदे होंगे, वो फायदे होंगे, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार मिलेगा। लेकिन अब धीरे धीरे लोग विश्लेषण कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं कि भाई अगर आप हिंदुत्व ला भी रहे हैं या अल्पसंख्यकों की चूड़ी टाइट भी कर रहे हैं तो मुझे क्या फायदा हो रहा है? मेरी भी तो चूड़ी टाइट हो रही है, मेरे बच्चे को भी तो रोजगार नहीं मिल रहा है, मेरे बच्चे को भी तो अग्निवीर में जाना पड़ रहा है, मेरा भी तो धंधा नहीं चल रहा है, मेरी भी तो आमदनी कम हो रही है, और हर जगह महंगाई बढ़ रही है। ट्रेन के टिकट बढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ रहे हैं, हवाई जहाज में जो सीनियर सिटीजन की स्कीम थी वो भी वापस ले ली गई है, दूध के दाम 20-30% एक साल में बढ़ जाते हैं। तो एक तरफ तो मेरी आमदनी नहीं बढ़ रही है और दूसरी तरफ से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, गरीबी बढ़ती जा रही है, और कुछ लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं। जो राजा के इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जनता गरीब। तो ये जनता जो गरीब जनता है, इसमें जो बहुसंख्यक समाज है वो भी ये सोचता है
यार हम तो आपके साथ इसलिए खड़े हुए थे कि शायद आपकी नीतियों से हमें फायदा होगा, लेकिन हमें तो नहीं फायदा हो रहा, आपके मित्रों को फायदा हो रहा है, हमें तो नुकसान हो रहा है, तो हम आपका साथ क्यों दें। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का जो सिद्धांत है वो अब धीरे धीरे बीजेपी को हर्ट करने लगा है। एक तरफ जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी स्ट्रांग लीडरशिप के फायदे हुए, उसके नुकसान शुरू हो गए, और दूसरी तरफ जो हिंदुत्व अप्रोच और हिंदू राष्ट्र की बात थी, उससे शुरू में फायदा हुआ, लेकिन अब उसके नुकसान होने शुरू हो गए। अब जैसे हिमाचल में हुआ, कर्नाटक में हुआ, हो सकता है कल महाराष्ट्र में हो सकता है कल उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, क्योंकि जब लीडरशिप ऊपर से नीचे चीज जाएगी, जैसे जापानीज सिस्टम काइजेन सिस्टम है। काइजेन सिस्टम ये कहता है कि किसी भी उद्योग में अगर आपको उद्योग की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है तो जो छोटे से छोटा कर्मचारी है उसकी बात को सुनिए। ये जापानीज सिस्टम है। वो कहते हैं जो मशीन शॉप में, शॉप फ्लोर में जो मशीन पे खड़ा है, उसे कहिए कि वो महीने में अपनी अपनी राय मैनेजमेंट को दे कि कैसे परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। भाई एक तो सिस्टम है कि ऊपर से मैनेजर ने सोचा, वो एमबीए करके आया था, उसने सोचा कि ये अच्छा है, उसने ऊपर से थोप दिया, नीचे वालों को सुनना पड़ा। तो नीचे वाले कहते हैं यार नौकरी बचाओ, क्यों इनसे बहस करो, जो कह रहे हैं करते रहो। लेकिन जापानीज सिस्टम ये कहता है कि अगर कर्मचारी से पूछेंगे आप कि क्या करने से परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो ऐसी चीज़ बताएगा, निडर होकर बताएगा, जिससे सही में मशीन की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी और कंपनी को फायदा होगा। तो ये डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पे निर्णय ऊपर से नहीं आते, बल्कि निर्णय नीचे से आकर ऊपर वाला निर्णय लेता है, और उसके बाद वो पुरस्कृत करते हैं उस आदमी को जिसने उस महीने में सबसे अच्छी राय दी है। ये काइजेन सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है। तो हमने पहली बात की, बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच, बी गुड अप्रोच, इम्प्लिसिट बार्गेनिंग अप्रोच का नुकसान बीजेपी को कैसे उठाना पड़ रहा है। दूसरी हमने बात की कि हिंदुत्व की जो लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न के हिसाब से शुरू में फायदा हुआ और नुकसान उठाना पड़ रहा है। और तीसरा कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्योंकि काइजेन सिस्टम और मैनेजमेंट से आप फायदा नहीं उठाते, उसका लाभ नहीं लेते, नीचे वालों की बात नहीं सुनते, और इसलिए क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होता और आप ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो नहीं लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक नहीं हैं। तो इसका मतलब यह है कि निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छा है कि इम्प्लिसिट बार्गेनिंग अप्रोच इज द बेस्ट, वेयर यू आर स्ट्रिक्ट इन योर ओन वेज, बट यू शुड अलाउ योर सबऑर्डिनेट्स टू स्पीक आउट, टू कम्युनिकेट, टू fearlessly speak. You listen, you evaluate, you deliberate, and then when the management takes a call, after listening to everybody and analyzing all the factors in favor of different alternatives, then everybody has to obey. Nobody has a right to disobey that. So a mixture of democratic setup and autocratic setup is good for the organization and good for the country. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैनेजमेंट के 3 सिद्धांत पे आज मैंने बात की, इसकी वजह से आज जो स्थिति हो रही है, और मुझे लगता है जैसे कर्नाटका में रिवोल्ट कब हुआ, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। हिमाचल प्रदेश में ये डिसिडेंट्स कब सामने आए, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये स्थिति पैदा होने वाली है कि जैसे जैसे जिस प्रदेश में चुनाव घोषित होंगे, वहाँ वैसे वैसे ये विद्रोही उम्मीदवार जो चुप बैठे हैं, जिनकी जबान बंद है, वो खुलेगी और वो विद्रोह करेंगे। और पार्लियामेंट इलेक्शन जब 2024 का होगा, उस समय भी क्या ये लोग जो बड़े बड़े मंत्री हैं, मंत्री परिषद में हैं, लोकसभा सांसद हैं, जो आज सिर झुकाकर नेतृत्व की बात मानते हैं, ये मौका पाते ही क्या रिवोल्ट नहीं करेंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में हुआ। तो देखना बड़ा रोचक होगा, बड़ा आनंददायक होगा। और ये देखते हैं कि जो मैनेजमेंट के सिद्धांत मैंने आपको बताए वो सही सिद्ध होते हैं क्या, या द प्रोसेस विल डिफाई द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड समथिंग न्यू विल एमर्ज। लेकिन अभी तक जो देखा गया है कि जो ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल लीडरशिप है,
वो बहुत दिन नहीं चलती। इमोशंस बहुत दिन नहीं चलते, उसका एक मियाद होती है 8 साल 10 साल। जैसे उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, आपने मंडल भी देखा, आपने मंदिर भी देखा, आपने बीएसपी का उदय भी देखा, आपने सपा का उदय भी देखा, आरजेडी का उदय भी देखा, फिर उनको ढलते हुए भी देखा, फिर एक नई विधा देखी, फिर हिंदुत्व की राजनीति देखी। और इसकी मियाद नॉर्मली अगर आपने देखा तो 10 से 15 साल होती है। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्योंकि मैं प्रबंधन का छात्र भी हूँ, अध्यापक भी हूँ, मैनेजमेंट का टीचर भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है देखना कि जो बात मैं कर रहा हूँ ये सही सिद्ध होती है कि गलत सिद्ध होती है और अंत में क्या प्रूव होता है। थैंक यू।